अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिफिकेशन से मुताल्लिक मुख्तलिफ क़यासराइयों और उसमें मुबैना ताख़ीर के बाद आज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नए ओहदे पर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तैनात करने की समरी सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को भिजवा दी है, जिसके बाद अब से कुछ देर पहले सदर ममलिकत ने भी समरी की मंजूरी दे दी है। साथ ही सदर ममलिकत ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की भी मंजूरी दे दी है। इससे पहले आज वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती से मुताल्लिक़ क़यासराइयों पर कहा था कि चाय की प्याली में तूफ़ान घड़ा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर थे, चीज़ें प्रोसेस में हैं और ये नोटिफिकेशन किसी भी वक्त जारी हो सकता है। और फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद ये खबर सामने आई कि वज़ीर आज़म ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती के लिए सदर मुमलिकत को समरी भेज दी है। इस हवाले से जारी वज़ीर आज़म हाउस के में कहा गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर को भिजवा दी है। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे और उनकी तैनाती 5 साल के लिए होगी। इस तैनाती के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। एलामिया में मजीद लिखा है कि एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसी की मंजूरी दे दी गई है और इस तौसी का इतलाक उनकी मौजूदा 5 साला मुद्दत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। और इसके बाद अब से कुछ देर पहले सदर ममलिकत ने समरी की मंजूरी देते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ तैनात कर दिया है। इस सारी सूरत हाल में आज ऐवान सदर में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अब से कुछ देर पहले सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सब ठीक है, सब आपके सामने है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, पाकिस्तान यहाँ से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। दूसरी जानिब मंगल को तकरीबन 27 दिन बाद अडियाला जेल इंतज़ामिया ने इमरान खान की अहले खाना से मुलाकात कराई थी, मगर इस मुलाकात के बाद अब हुकूमत ने एक बार फिर मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी का इंदिया दे दिया है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि जेल कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी शख्स को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि मुलाकातों में सियासी मामलात रिपोर्ट हुए हैं, कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी शख्स को भी इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलेगी और आज से उनकी बहन उज़्मा खान की मुलाकात भी बंद कर दी गई है। अब रोज़ रोज़ अडियाला के बाहर तमाशा नहीं लगेगा, ये उन्होंने कहा। जो सियासी मामलात, स्टेट के खिलाफ लोगों को उकसाने के मामलात हैं, वो सारे रिपोर्ट हुए हैं। इन वायलेशंस की बिना पे किसी सूरत भी कानून और जो कवायद और ज़वाबित हैं वो मुलाकात की इजाजत नहीं देते। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, वायलेशन करने वाले किसी शख्स को मुलाकात की इजाजत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर आप क्रिएट करें, रिट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश होगी और आपके खिलाफ वहां पे भरपूर कार्रवाई एक्शन, मैं भी से बता रहा हूं, इंस्ट्रक्शंस दी जा चुकी हैं। ये अब रोज रोज अडियाला के बाद तमाशा नहीं लगेगा। मौका दिया, मुलाकात करवाई, आपने खिलाफ वर्जी की, कानून की, ज़ाब्ते की, आपकी मुलाकात अब बंद है क्योंकि सियासी गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है। और ये रिपोर्ट हुआ है कि सियासी गुफ्तगू हुई है, तो अब उज़्मा खान साहिबा की भी मुलाकात बंद है आज के बाद, ये नहीं होगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इमरान खान से मुलाकातों से मुताल्लिक़ अदालती फ़ैसलों के हवाले से कहा कि अदालतों ने कानून के मुताबिक मुलाकातों की इजाज़त दी है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी सियासी मुलाकात चाहते हैं, एक सज़ा याफ्ता शख्स की मुशावरत से अपनी काबीना बनाना चाहते हैं जो आइन के साथ मजाक होगा। इस हवाले से बात करने के लिए हमने तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमाओं को प्रोग्राम में आने की दावत दी, कोई नहीं आया, क्योंकि आम बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने आज नेशनल फाइनेंस कमीशन के इजलास में शिरकत की और इजलास के बाद वो मुतमईन नजर आए और कहा कि शुरा ने उनके मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ किया है। इस इजलास के बाद वो अडियाला जेल पहुंचे और इमरान खान से मुलाकात की कोशिश की, मगर एक बार फिर उन्हें नहीं मिलने दिया गया, उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। और इस दौरान जब उनसे सवाल हुआ कि मुलाकात ना होने की सूरत में आपका बैठने का इरादा है या वापस जाएंगे, तो सुहेल आफरीदी ने कहा कि दुआ करें कि हमें मिलने दिया जाए। अफरीदी साहब, आज क्या इरादा है, बैठने का या जाएंगे? इंशाल्लाह बताते हैं, मशवरा करते हैं तो बताते हैं। यार पहले दुआ करो कि मिलने दें। आप लोग डायरेक्टली बैठने तक पहुंच जाते हैं। सिफारिश करें ना, मीडिया क्या सिफारिश करेगा सर? आप उनको बताएं कि उनसे मिलने दें। अडियाला जेल के बाहर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ मौजूद उनके मुशीर इत्तलात शफी जान ने मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर कहा कि वो आगे का लाए अमल 7 दिसंबर को पेशावर में होने वाले जलसे में देंगे।
7 दिसंबर को पेशावर में जलसा कर रहे हैं, उसमें आगे लाएम अलम देंगे। और जो पॉलिटिकल लीडरशिप और सीएम साहब की जो मुलाकात का दिन होता है वो थर्सडे होता है। हर थर्सडे पे सीएम साहब आते हैं। आज 9वीं बार बदकिस्मती से उनको नहीं दिया गया, और ये हाई कोर्ट्स को और कोर्ट्स को भी सोचने का मकाम है कि एक फेडरेटिंग यूनिट का सरबरा यहाँ पे आता है। 9वीं बार आपने खुद उनको अदालती अहकाम दी हैं, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो इसके लिए अब अदालतों को भी सोचना पड़ेगा कि वो ऐसे फैसले दे जिसको वो इम्प्लीमेंट करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी मुसलसल इमरान खान से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही है। और उनका दावा है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी 9 बार मुलाकात के लिए अड़याला जेल आ चुके हैं, मगर अदालती अहकाम के बावजूद उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही है। एक तरफ ये सूरत हाल है तो दूसरी तरफ आज वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी के मुकदमे में इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज़ की खबर के मुताबिक इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। और अदालत के जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन ने सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की इस्तदा मंजूर कर ली है। वाज़ेह है कि थाना नून के इंस्पेक्टर अब्दुल कादिर ने वज़ीर आला KP और दीगर को इश्तिहारी करार देने की दरख्वास्त दी थी, और दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और दीगर के खिलाफ 26 नवंबर को एहतजाज का मुकदमा दर्ज है, मगर अदालत की जानिब से मुतअद्दिद बार तलब करने के बावजूद मुल्ज़िमान पेश नहीं हुए। कार्रवाई के दौरान इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज ने कहा है कि अदालत मुतमईन है कि मुल्ज़िमान जानबूझकर गिरफ्तारी से भाग रहे हैं। इस सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब। तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले फाइनली समरी वज़ीर आज़म ने भेजी, सदर ने दस्तखत कर दिए, जो फील्ड मार्शल हैं वो अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उनकी तैनाती हो गई है 5 साल के लिए। बट जो डिले हुआ उसके हवाले से ज़ाहिर क़यास राइयाँ हो रही हैं। तहरीक इंसाफ ने की तरफ से जो माजी के रहनुमा हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं दरार पड़ गई है। हवाला वो ये दे रहे हैं कि जब जनरल फैज़ हमीद को DGI के अहदे से हटाने और जनरल नदीम मुंजम को लगाने के वक्त इमरान खान और फ़ौज के दरमियान जिस तरह दरार पैदा हुई थी, इस तरह पैदा हो गई है। असद उमर साहब ने ऐसा हवाला दिया। आपको है शक, आपको है डर कि दरार पैदा हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है शाहजेब, दोनों के जो तलक़ात हैं वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के, वो किसी असूल पर मबनी है। वो दोनों की अपनी ज़ात के गिर्द नहीं घूमते। उस पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के मसाइल हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी है, पाकिस्तान की मईशत है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। रही बात इनके तलकात की अपने साबिक अदवार में, तो वो ज़ात के गिर्द घूमते थे और दोनों समझते थे कि अगर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो शायद हम लंबी अरसे तक चल सकते हैं। बाकी ये इनकी खुशफहमी है और ये वो ख्वाब है जो ये बड़ी देर से देख रहे हैं कि एक दिन ऐसा होगा कि ये तलकात बिगड़ेंगे, या एक दिन ऐसा होगा कि यहाँ कोई बांग्लादेश बनेगा, एक दिन ऐसा होगा कि यहाँ कोई इनकलाब आएगा। वो एक कुछ किरदार वाले लीडरों के पीछे आता है, ऐसे लोगों के पीछे नहीं आता जो जिस तरह के ये लीडरशिप है। तो इनका जो ख्वाब है एक राय ज़ाहिर, एक बहुत मजबूत राय ये थी कि जब 2/3 अक्सरियत की है जिस हुकूमत ने, वो क्यों सबरी में देर करेगी। मगर दूसरी तरफ ये था कि कहीं ना कहीं शायद कोई मामलात नहीं तय पा रहे हैं। तो मसला था क्या, क्यों डिले हुआ? इनकॉम्पिटेंस थी? नहीं, देखिए यकीनन जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक अमेंडमेंट होती है उसके बाद कई दफ़ा आपको लॉज अमेंड करने पड़ते हैं। लॉज के बाद आपको जो डिपार्टमेंटल रूल्स हैं वो बनाने होते हैं अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये एक पूरा प्रोसेस है और उसके बाद ये एक नया ऑफिस का सेटअप है, एक नया यकीनन उसका सेक्रेटरीट होगा, एक नया सेटअप होगा। उसके लिए तमाम अरेंजमेंट जो थी वो बाकी थी और इसलिए ये इतने दिन लगे। बाकी इसमें कोई डिले या कोई दरार या कोई बाद में सोचा नहीं जा रहा था। सब कुछ सोच समझ के किया गया। 2/3 अक्सरियत से पहले अमेंडमेंट हुई है, उसके बाद कुछ लॉज चेंज हुए हैं, फिर उसके बाद रूल्स बने। हर चीज इन लाइन थी। बस ये इनकी खुशफहमी है या ये इस तरह की चीजें ढूंढते हैं क्योंकि ये सियासी तौर पे नाकाम हो गए हैं। ये KP में परफॉर्म नहीं कर सके, सियासी तौर पे ये रेजिस्ट नहीं कर सके। अपने जो इनके ख्वाब थे कि इस पाकिस्तान में 26 नवंबर या 9 मई करने के बाद शायद ये यहाँ पर काबज हो जाएंगे, वो भी ये पूरे नहीं कर सके। फिर इनकी जो एक जॉइंट ग्रैंड अपोजिशन थी वो बिल्कुल ही बेचारी कुछ नहीं कर सकी। तो फिर सब कुछ नाकाम होने के बाद ख्वाब ही रह जाते हैं। वैसे मगर और इस तरह
ये आप उनके ऑपोजिशन के ख्वाब बता रहे हैं, एक उनके हुकूमत के ख्वाब थे, और हुकूमत का ख्वाब जो है वो ये हुआ करता था कि 6 साल जनरल बाजवा के, जिसके लिए उनको 2019 में एक्सटेंशन दी गई, फिर 6 साल जनरल फैज़ हमीद के, ये उनका ख्वाब था और आपका खौफ था। और जाहिर है उस खौफ में आप उनके खिलाफ जो तहरीक थी आप वो लोग आगे लेके बढ़े, और उनका ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। बट नाउ अब आपका ख्वाब है 5 साल अगर आर्मी चीफ के पास हैं, तो आपको लगता है कि 5 साल इस हुकूमत के भी पास हैं, या ये अपना वक्त भी पूरा कर पाएगी, ये सेम पेज बरकरार रह पाएगा, या जैसे उनका ख्वाब नहीं पूरा हो सका, या बहुत सारे माजी के ख्वाब नहीं पूरे हो सके मुख्तलिफ हुकूमतों के, उस तरीके से आपका भी नहीं हो पाएगा? देखिए, उन्होंने क्या दिया इस पाकिस्तान को? बुजदार दिया, सफारती तन्हाई दी, नाकामियां दी, इकोनॉमी से लेके गवर्नेंस से लेके बेड़ा गर्क किया। और इस कॉम्बिनेशन ने क्या दिया है? इस कॉम्बिनेशन ने पाकिस्तान को जीत दी है, जो इंडिया के हवाले से हो। पाकिस्तान की मईशत जो कि कह रहे डिफॉल्ट कर रही है, वो टेक ऑफ कर रही है। जो स्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, वो मुआशी हो या आपका सियासी इस्तेकाम हो, वो कदरे बहुत बेहतर हुआ है। पाकिस्तान की रेटिंग जो है वो बहुत बेहतर हो रही है। मुआशी एतबार से, काम के एतबार से क्या दिया है पंजाब देख लें। अब टेक ऑफ की तो बात ना करें, ये स्टेबिलिटी की बात तक बिल्कुल दुरुस्त है, फिर रनवे पे टैक्सी कर रहा है जहाज, ऐसा नहीं है कि टेक ऑफ कर गया है। अब टेक ऑफ की बात ना करें कि बहुत टेक ऑफ कर गई है मईशत, स्टेबिलिटी जरूर है। देखिए ना, कहाँ एक डिफॉल्ट की बात हो रही थी, और ये कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, 2 साल गुजरे। स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? रुपया तकड़ा है। क्या इन्फ्लेशन नीचे आई है? बिल्कुल आई है। क्या इंटरेस्ट रेट नीचे आया है? क्या लोग इन्वेस्ट करने को तैयार है? तो यकीनन ये जो सब कुछ है, ये टेक ऑफ की ही तैयारी है, या टेक ऑफ ही हो रहा है। तो बाकी रही बात, आप सफारती तौर पे देख लें, पाकिस्तान सफारती तौर पे 75 साल में अपनी पीक पे है, अल्हम्दुलिल्लाह अरूज पे है इस वक्त। और मगरब भी सेटिस्फाई है, मशरक भी, पाकिस्तान के दोस्त अरब मुमालिक भी पाकिस्तान के साथ। अब तो जॉइंट हम एक दूसरे की हिफाजत और दफाई मंसूबे अपना मुआहदे कर रहे हैं। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पहले से कदरे बेहतर है। ये दिया है 3.5 साल इमरान खान साहब को गए हुए हो गए। अब देखते हैं कि आगे जाके ये मामला जो है, जब आप लोग दावे करते हैं कि वो किस हद तक अमल दरामद होता है ना। एक और मसला, और वो मसला है कि अब उनकी बहन उज़्मा खान को भी नहीं मिलने दिया जाएगा, आज अनाउंसमेंट हो गई। पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या कोई डील के तहत उज़्मा खान साहिबा को मिलने दिया गया था? कुछ अंडरस्टैंडिंग्स थी उनकी तरफ से, कुछ कहा गया था, कोई कमिटमेंट थी? बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से जो बात आ रही है कि वो बीच में पड़े, और क्या वो अंडरस्टैंडिंग या कमिटमेंट तोड़ी गई? क्या कुछ ऐसा हुआ था? देखिए, एक तो यकीनन इल्जाम ये दूसरों पे लगाते हैं कि इनको डील ऑफर होती है। हमेशा ये डील लेकर पिछले दरवाजों से आते हैं और ये कोशिश करते हैं कि कोई डील बन जाए। डील बनाने के लिए IMF को खत लिखा, 9 मई किया, 26 नवंबर किया, डील बनाने के लिए इस्तीफे दिए, अपना असेंबलियां तोड़ी, डील नहीं बन सकी, डील नहीं बनेगी। अब रही बात असूल और ज़ाब्ते की, तो इन्हें कहा था जो कि कोर्ट के फैसले हैं या जो एक जेल मैनुअल है जिससे मुलाकातें उसके अंदर रहते हुए आप करें। अगर नहीं करेंगे तो यकीनन आपके लिए मुश्किलात आएंगी, और ये पहले ही वॉयलेट कर रहे हैं। इन्होंने पहले ही जो हाई कोर्ट का हुक्म है मैं जान चाह रहा हूँ, ये जो मुलाकात की इजाजत दी गई थी उसके हवाले से क्या ये खबर दुरुस्त है कि उन्हें कहा गया था कि आप ये मुलाकात करें, कुछ और जो है वो सियासी बयानिया ना हो, इस किस्म की बातें ना हो, फिर ट्वीट्स ना हो, तो फिर आप लोगों की मुलाकातें भी खोल दी जाएंगी, वकला की मुलाकातें भी, फैमिली की मुलाकातें भी खोल दी जाएंगी? क्या ये कमिटमेंट थी, कोई अंडरस्टैंडिंग थी जिसके तहत उज़्मा खान साहिबा को मिलने दिया गया था? देखिए, मैं नहीं समझता कोई अंडरस्टैंडिंग। ये एक उनके जो अपने वकला हैं, जो अपने समझदार लोग हैं, वो समझते हैं कि ये सब कुछ होना चाहिए, और इसकी उन्होंने खुद एक हल्फिया बयान जो है अदालत में भी दिए हुए हैं। और ये जो जेल की मुलाकात है उसका एक तरीकाकार है, उसके होते हुए उसके खास एक पैरामीटर्स है, उसमें रहते हुए की जाती है, और फिर अकॉर्डिंगली उसको। ये तो नहीं हो सकता कि ये मैंने आपको कहा है कि ये कोई गेस्ट हाउस तो नहीं है, ना ये कोई आपके नानकों या दादकों का घर है कि जब आए मर्जी, जब आए मर्जी चले जाए, जो मर्जी वहां से बयान लेकर आए और बाहर आके पूरी दुनिया में आप एक शोर मचा। मुझे ये बताइए, जो इनकी बहनों ने इंटरव्यूज दिए और जो ट्वीट बाद में किया गया और इनकी बहन ने आके गुफ्तगू की, क्या इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान की इज्जत हुई? क्या पाकिस्तान के मुताल्लिक अच्छी बात हुई? क्या पाकिस्तान के फौज के सरबराह के मुताल्लिक जो बातें की गई वो मुनासिब थी? और ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि कानून को फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि कानून पर अमल नहीं हुआ।
कानून पर अमल करवाना पड़ेगा, नहीं तो ये लातों के भूत है, ये बातों से नहीं देखिए ना, मानते। अब मसला ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि पहली गलती अगर आप उनकी तरफ से गलती की बात कर रहे हैं कि हुई है तो कौन कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल बार बार कहा जा रहा था कि जी वजीर आला की तरह बिहेव करें। अब आज वो आए, एनएफसी के हवाले से जो इजलास हुआ अच्छे माहौल में उन्होंने शिरकत की, बाद में बयान भी अच्छे माहौल में दिया, गए नहीं मिलने दिया गया। अब आप चाहते हैं वो धरना दें, पार्टी के अंदर से उन पर दबाव पड़े और वो प्रोटेस्ट की तरफ जाएं, आगे का लाए अमल दें। जब वो आप बार बार कह रहे थे कि वजीर आला की तरह बिहेव करें, आज बिल्कुल वजीर आला की तरह उन्होंने बिहेव किया, फिर भी नहीं मिलने दिया गया। नहीं, क्या मतलब है कि आप अगर वजीर आला का मनसब जो है उसके मुताबिक आप करेंगे तो आपको वो काम भी करने दिए जाएंगे जो आपका इस्तेकाक नहीं है, या कानून के मुताबिक आपको इजाजत उसकी होनी या ना होने का फैसला कोई और करेगा? यानी मुझे ये बताइए, लेकिन अदालत ने कहा था ना कि सलमान अकबर राजा साहब नाम देंगे, आज इनका नाम दिया हुआ था मगर नहीं मिलने दिया गया। मैं आपको कह रहा हूं कोर्ट चले जाएं वापस, कोर्ट सुबह भी खुली होगी, क्यों नहीं जाते? तो इन्हें अदालत से तो सारे डरते हैं, और अफसर बेचारे तो सिस्टम को इस वक्त बेबसी को रिफ्लेक्ट करता है कि अब अदालत हुक्म देती है, हुक्म अदूली करती है और फिर कहती है दोबारा चले जाएं अदालत, क्योंकि हुकूमत को पता है कि अदालत से क्या होना है, कुछ नहीं होना। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मुझे अदालत का ही हुक्म था कि बाहर आके प्रेस टॉक नहीं करेंगे। अदालत का हुक्म था कि जो आपके जेल रूल्स हैं उसके मुताबिक मुलाकात करेंगे। सबको किसने तोड़ा है? इन्होंने तोड़ा है। फैसला अदालत का था, उस अदालत के फैसले को कितनी दफा, दर्जनों दफा मीडिया टॉक्स और जो कि जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई, और अदालत ने इनको मौका दिया, बार बार उन्होंने कोशिश की कि इनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, तो ये अदालती हुक्म तोड़ते हैं। ये जेल रूल्स और मैनुअल की खिलाफ वर्जी करके मुलाकातों के बाद उसका गलत फायदा उठाते हैं। अच्छा, तो फिर अब आगे कैसे बढ़ा जाएगा? क्या इमरान खान साहब की जो मुलाकातें हैं फिर वो कैसे आगे बढ़ेंगी? क्या बिल्कुल उनको क्या सॉलिटरी में रखा जाएगा? कभी दिल चाहा वकील से मिलने दिया, कभी नहीं मिलने दिया गया। पैमाना यह होगा कि किसने बाहर आके क्या बात की, फिर इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से क्या ट्वीट हुआ, तो उसके बाद ये फैसला किया जाएगा। यकीनन ये तो नहीं हो सकता कि जिस बात की कानून में इजाजत नहीं, ये मुलाकात जो है ये किस लिए मांगते हैं? क्योंकि कानून में लिखा गया है। तो कानून में जो मुलाकात लिखी गई है उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ एसओपीज हैं, उसको पूरा क्यों नहीं करते? बिल्कुल, और वो बिल्कुल कैदे तन्हाई में नहीं है। उनके पास माशाल्लाह कुक से लेके, फिजियो से लेके, डॉक्टर से लेके, खिदमत गुजार से लेके और हर चीज है। ये बिल्कुल कहना गैर मुनासिब है। जब भी मिलते हैं पहले कहते हैं जी वो बहुत उनकी सेहत खराब है, पता नहीं उनकी जिंदगी, और जो मिलके आता है कहते बड़े शाश बचाते, बड़े फिट थे, पहले से ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, पहले से ज्यादा खा पी रहे हैं, हर चीज ठीक है, कोई कह दे तन्हाई में नहीं। लेकिन मुलाकातों का गलत इस्तेमाल और मुलाकातों को पाकिस्तानी के लिए बदनामी का बाइस बनेंगी, तो ये नहीं होगा। मगर साहब, बैरिस्टर गौहर जैसी शख्सियात तो है ना पार्टी के अंदर, जो ना कोई ऐसी नामुनासिब बात करते हैं जिसको हुकूमत कहे कि जी देखिए ये ज़बान किस किस्म की इस्तेमाल की गई है, या फिर इदारों के हवाले से क्या बोला गया है, या फिर दहशतगर्दी के हवाले से जो मौक़िफ़ है कि उसमें कौम को कन्फ्यूज़ करना, जितनी भी आप लोगों की तरफ से बात की जाती है, उन्हें भी नहीं मिलने दिया जाता, तो कम अज़ कम उन्हें मिलने दिया जाए। जो सेन वॉइसेस हैं उनकी टके की इज्जत नहीं है इस पार्टी में। इस पार्टी में एक चंद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के जेर असर चलती है। ये इनके ना ये सियासी हैं, ना इनमें कोई सियासी बात है। जो लोग सियासी ज़हन रखते हैं वो तो बहुत देर से इनसे अलहदा हो गए। कौन सी पार्टी है जो इस्तीफे देती है, असेंबलियां तोड़ती है, कमेटियों से निकल जाती है, कहते किसी एक दूसरे को मिले ना, किसी एक दूसरे से बातचीत ना की जाए? कौन कहता है? मगर मसला ये ना कि अगर आप भी उन सेन वॉइसेस को स्पेस नहीं देंगे तो उनकी पार्टी में इज्जत रह क्या जानी है? अगर आप बैरिस्टर गौहर को अगर स्पेस नहीं मिलती या मुलाकात के लिए या कोई पार्टी के रिलीफ हासिल करने के लिए या बात करने के लिए, तो आप ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी में इज्जत नहीं है। हुकूमत कौन सा ऐसे लोगों से, अगर आप सियासी पार्टी, आप कहते हैं जी हम सियासी तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो सियासत की बात करते हैं उनसे सियासी तौर पर इंगेज करें। ठीक है, बिल्कुल। ये तो पिछले दिनों असेंबली में बात हुई है और इनके लोग इंगेज होना चाहते हैं। वो खौफजदा है इन बहनों से और अंदर उस आदमी से। और इसी तरह जो वजीर आला केपी थे साबक, वो अगर समझदार थे, किसी हद तक वो चीजों को लेकर चल रहे थे, उनका क्या असर किया? इस वजीर आला को क्यों बनाया गया? ये किस मेरिट पे है?
बताइए, क्या कोई और सीनियर आदमी नहीं था, कोई एक्सपीरियंस आदमी नहीं था, कोई बेहतर केपी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता था? किस लिए बनाया गया? पागलपन के लिए। अली अमीन गंडापुर साहब भी जब तक साबिक नहीं हुए थे तब तक आपने नहीं कहा था कि वो बड़े अकलमंद थे या बड़े सुलझे हुए थे या बेहतर अंदाज में चलते थे, जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए, साबिक होने के बाद आप कह रहे हैं? नहीं, देखिए, मैंने दहशतगर्दी के मामले में कई दफा आपके शो में कहा कि केपीके हमसे तावन कर रहा है, बहुत सारी चीजों को वो लेकर चल रहे थे। हाँ, उन्होंने कुछ गलतियां की थी, जो दावे बोले थे बाद में वो समझे थे। ये वजीर आला क्यों आया? सिर्फ इसलिए कि वो दावा बोलेगा? सिर्फ इसलिए कि वो सरकारी वसाइल इस्तेमाल करेगा? सिर्फ इसलिए कि वो आके वो काम करेगा जो कि और कोई नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कि केपी की खिदमत है, इसलिए नहीं कि सेहत और तालीम या कोई एजेंडा पूरा करना, इसलिए नहीं कि वो जो मैंडेट है उसके लिए कोई सही इस्तेमाल करना, अपनी जात के गिर्द अपने मुकदमात, अपनी सजाएं, अपने एक ऐसा काम करना, इस मुल्क में अफरा तफरी खड़ी करने के लिए ये लाने की कोशिश की गई है कि अफरा तफरी करेगा, फिर इस मुल्क के जब कमजोर होगा, इसके अदारे कमजोर होंगे, तो मैं बार्गेनिंग करके तो अपने आपके पास दाखिला का कलमदान है तो, और जाहिर है दाखिली मसाइल पाकिस्तान के बहुत ज्यादा हैं, टेररिज्म का पाकिस्तान को सामना है। अगर एक वजीर आला एनएफसी के हवाले से इजलास में आया है तो उन्हें इंगेज वफाकी हुकूमत तो करेगी ना, कि दहशतगर्दी के हवाले से जो भी पॉलिसी है उनके सूबा बहुत ज़्यादा अहम है। वफाक को जाहिर है उनसे शिकायतें हैं, उन्हें कुछ वफाक से शिकायतें कि सर जोड़कर बैठा जाए और बात की जाए। बिल्कुल, हमने तो जिस दिन ये वजीर आला बने थे उससे 3 से 4 दिन बाद वजीर आज़म ने खुद फोन किया। उसके बाद बहुत बड़ी एक मीटिंग थी जिसमें तमाम वजीर आला और अहम अफसरान आए थे। इन्होंने आना पसंद नहीं किया और इसके बाद ये पहली दफा एनएफसी में क्यों आए? क्योंकि यहां से पैसे मिलते हैं। अदरवाइज एनएफसी में भी ना आते। अगर दहशतगर्दी की मीटिंग होती तो ये ना आते। अगर पाकिस्तान पे इंडिया की कोई चढ़ाई की कोई मीटिंग होती ना आते। जाफर एक्सप्रेस के बाद जो पेश हुआ, इन कैमरा इजलास हुआ, उसमें भी नहीं आए थे। मामला ये है, बिल्कुल अगर आए हैं तो हम पे एहसान नहीं किया, ये इनका फर्ज है। लेकिन इनका फर्ज और भी है। मुझे ये बताइए, जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए जब से ये वजीर आला बने, कितनी जगह ये गए, कितने शोधा के घर गए, कितने अपने अदारों के साथ खड़े हुए हैं, कितना काम गया, मुझे ये बता दीजिए। कितनी दफा इन्होंने सेहत, तालीम, सड़कें, उन लोगों का, मुझे सारा फोकस अडियाला। मैं उसके बाद क्योंकि बने इसलिए शोबदाबाजी के लिए, ड्रामेबाजी के लिए, इसी काम के लिए, और वो यही कर रहा है। बहुत शुक्रिया। तालुकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। साहब अपना मौका देना चाहे, प्रोग्राम लाइव है, प्लेटफॉर्म हाजिर है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। सारी सूरत हाल किस तरफ जारी है, इस पर नजर लेंगे ब्रेक के बाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी मंजूर हो गई है। ऐवान सदर ने दस्तखत कर दिए हैं। मामला किस तरफ जा रहा है, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मंसूर अली खान साहब और मुनीर फारूक साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मंसूर अली खान साहब, ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा था कि नोटिफिकेशन डिले हो रहा है, कहीं ना कहीं दरार पड़ रही है। फिर साबिक उनके जो रहनुमा है सद उमर साहब ने तो कहा कि जिस तरह दरार पड़ गई थी जनरल फैज़ हमीद वाले वाक़े में, जो कि उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब का हवाला देकर कहा, हुकूमत इनकारी है। आपके ख्याल में वाकई ऐसे ही कोई प्रोसीजरल मसला था, कोई दरार नहीं पड़ी, सब सेम पेज है? देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है वो तो उनका जो सोशल मीडिया सेल है वो उसको फीड करता है, और उसमें ख्वाहिशात भी बहुत सी होती हैं जिसकी वजह से कई दफ़ा जो है वो फेक न्यूज़ भी वहाँ से जनरेट की जाती है। उसमें से कौन सी खबर सही है, कौन सी गलत है, उसको डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी हद तक मुश्किल होता है। अगर इसका मैं कंपैरिजन करूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब अपना दौर था और DJISI की तैनाती का मामला था, जनरल फैज़ की ट्रांसफ़र होनी थी पेशावर, तो उस वक्त एक दरार हमने उस वक्त देखी थी। लेकिन उस वक्त के वफाकी वज़रा ने उस वक्त कोशिश की थी उसको हील करने की कि नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, सेम पेज वैसी मौजूद है। लेकिन अगले 6 महीने के अंदर जो है वो चीज़ें रोल आउट जिस तरह हुई, उससे पता लग गया कि नहीं, दरार आ चुकी है और इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की हुकूमत अब सेम पेज पे नहीं रही। अभी तक की जो सूरत हाल है, फिलहाल तो वफाकी वज़रा की जानिब से जो जहाँ तक हमारी बात हुई है, वो लोग तो यही कहते हैं कि कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई किसी किस्म की दरार नहीं है। और मेरा ख्याल में दोबारा मैं वही फॉर्मूला जो है वो अपनाना चाहूँगा कि अगले 6 महीने में काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल मेरा ख्याल में जिस तरह इस चीज़ को रोल आउट किया गया है, कहीं पर कोई बड़ी प्रॉब्लम फिलहाल तो नज़र नहीं आ रही। मुनीर साहब, आप बताइएगा, कयासराइयाँ जब उरूज पर थी उस वक्त भी आपने ये खबर दी कि कोई मसला नहीं है, मामला ऐसा नहीं है कि कोई इख्तलाफ है या कोई और बात है, चीज़ें हो जाएंगी। वाकई कुछ नहीं है या ऐसा कुछ है जो 6 महीने में, जैसा कि मंसूर साहब कह रहे हैं, कि नज़र आएगा? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, वैसे तो हम कोई अगले लम्हे का प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे पाकिस्तान के अंदर क्या होगा, लेकिन जो इस वक्त हालात हैं उनको देखते हुए तो मैं कह रहा हूं कि ना पहले कोई मसला था
पिछले कुछ दिनों के अंदर भी, ना आज कोई मसला है और ना फिलहाल अभी आने वाले दिनों के अंदर कोई मसला नजर आ रहा है। बल्कि अगर मैं आपको ये खबर दूं कि जो आज की तारीख की चूजिंग थी या उसको भी जो चूज किया जाना था, ये भी जारी बात है, ये हुकूमत पाकिस्तान का फैसला नहीं था, ये भी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का ही फैसला था। और जो भी डिले था, जो भी मामलात चल रहे थे कि एक जेएस हेडक्वार्टर था जो ऑपरेशनल नहीं था, एक कमेटी थी जो चलती थी, तो वहां पर तो अब से एक सीडीएफ का पूरा हेडक्वार्टर और पूरा एक तरीकाकार अपनाया गया है, एक नई चीज ऑल टुगेदर फौज के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई है और एक उसके अंदर एक बड़ी जबरदस्त किस्म की कमांड को तश्कील दिया गया है। तो ये भी फैसला जीएचक्यू नहीं करना था, पाकिस्तान की फौज नहीं करना था कि आज की तारीख, आज का दिन और इसका जो हवाला दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बड़ा क्लियर था कि उन्होंने पहले आईनी तरमीम की, फिर उसको कानूनी शक्ल दी, पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीली करके गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया था और ये चीज इनिशिएट कर दी गई थी कि ये नोटिफिकेशन तो इवेंचुअली होना ही था। लेकिन वो एक उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी खामखा बन गई, बट एट द एंड ऑफ द डे उसके अंदर कुछ निकला कुछ भी नहीं उससे। बल्कि मैं ये आपको कोट करूंगा कि फ्रॉम द वेरी टॉप गवर्नमेंट की साइड पे उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब से गलत चीजें एट्रीब्यूट की जा रही हैं। वो तो वो लफ्ज इस्तेमाल किया गया, वो उन्होंने तो 27वीं तरमीम का बाकायदा पहरा दिया है, उनकी जरूरत नहीं थी, वो ना भी आते तो पीएमएलएन के पास इतने गवर्नमेंट के पास वोट्स थे कि वो आराम से 27वीं तरमीम मंजूर कर लेती। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने उसको मुकम्मल ओनरशिप दी है और ना सिर्फ ये कि वो आए, उन्होंने वोट किया और उसका जो ये वाला कंपोनेंट था, जारी बात है आईनी अदालत की तश्कील वो एक और आम चीज है, लेकिन जो ये वाला कंपोनेंट था उसका मिलिट्री की साइड का और जो आर्टिकल 243 में तरमीम थी, इसको मुकम्मल ओनरशिप दी है मियां नवाज शरीफ साहब ने। और मियां नवाज शरीफ साहब, जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की बात आती है, तो जब उनकी अपॉइंटमेंट हो रही थी उस वक्त भी दो शख्सियात ऐसी थी पीएमएलएन के अंदर जिन्होंने, जिस तरह कहा जाता है कि दे डग इन देयर हील्स, वो एक मियां नवाज शरीफ साहब थे, एक उनकी साहबजादी थी मरीम नवाज शरीफ साहिबा, जिन्होंने इस बात पर वो बिल्कुल कायल थे कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो है कि उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल थे, इन्हीं को ही प्रमोट किया जाना है और यही आर्मी चीफ बनेंगे। तो इस दफा भी मियां नवाज शरीफ साहब ने उसकी मुकम्मल ओनरशिप ली है। सो कोई क्यास राई नहीं, कोई कुछ नहीं, बल्कि आज एक खबर फैलाई गई कि कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की जानिब से हवाले से कोई चीजें फैलाई जा रही हैं, वो भी बिल्कुल बेसलेस खबर है। मैंने उसके ऊपर आई कैन कंफर्म इट टू यू कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो आपको पता है जंग के दिनों में जो जनरल आसिम मलिक साहब हैं, जो कि टॉप चॉइस है पाकिस्तान के आर्मी चीफ की एज DGISI एंड नाउ NSA, तो उनके हवाले से भी कोई तब्दीली नहीं है और वही कंटिन्यू करेंगे ऑब्वियसली जब तक गवर्नमेंट चाहेगी और फील्ड मार्शल चाहेंगे। दूसरी तरफ मुस्तफा खान साहब, ज़ाहिर है आज इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं होने दी गई, चीफ मिनिस्टर से भी नहीं होने दी गई। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ की तरफ से आवाज़ उठाई गई, मुसलसल 27 दिन तक इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं होने दी गई। फिर खबर आई कि अंडरस्टैंडिंग हुई है, बैरिस्टर गौहर साहब बीच में पड़े हैं और अंडरस्टैंडिंग के तहत कोई ऐसी बयानबाजी नहीं होगी, मुलाकात होगी, खैरियत बताई जाएगी। मगर जब बहन उनकी मिली उज़मा खान साहिबा, उसके बाद उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। इमरान खान साहब के का जो ट्विटर हैंडल है, जो एक्स है, वहाँ से भी चीज़ें पोस्ट हुई और आज अब कह दिया गया है कि कोई मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। जाहिर है जब एक तरफ जो कैदी के हुकूक हैं, जो इस वक्त खिलाफ वर्जियाँ हैं, उसकी तो बात होती है, हम भी अपने प्रोग्राम से आवाज़ उठाते हैं, आप भी उठाते हैं, मगर क्या कोई सियासी हिकमत अमली का भी कोई फुकदान है कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए कि इमरान खान साहब की मुलाकातें खुल सकें? माजी में लीडर्स ने क्या किया था? देखिए मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए ना ये बड़ी कैश 22 सिचुएशन है इमरान खान साहब की मुलाकातें, क्योंकि अगर वो मुलाकातों की इजाज़त देते हैं तो उसके बाद बाहर आके जो सियासी बयानबाजी होती है उसकी वजह से हुकूमत ये समझती है कि हमारे लिए स्पेस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़ी सख्त किस्म के बयान जो हैं वो हुकूमत के खिलाफ आते हैं, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आते हैं और उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और दूसरी जानिब अगर इन मुलाकातों को बंद कर दिया जाता है, जिस तरह आज वफाकी वज़रा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया गया, तो इसका एक एडवर्स इफेक्ट भी आता है और इस हुकूमत के ऊपर फिर नुक्ताचीनी की जाती है। इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से जो है वहाँ पे इंटरव्यूज़ जो हैं वो चलाए जाते हैं और वहाँ पे भी नुक्ताचीनी की जाती है। इंटरनेशनल मीडिया जो है वो मौजूदा हुकूमत के ऊपर तनकीद करता है कि ये किस तरह हो सकता है कि आप एक सियासतदान की फैमिली को उनसे मिलने ना दें। तो जहाँ तक सख्त बयानबाजी की बात है, तो अगर आप इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद भी करवा देंगे, बेशक वो इमरान खान साहब की तरफ से ना आए, लेकिन उनकी फैमिली की तरफ से तो ये सियासी बयानबाजी जो है वो चलती रहेगी। वो सख्त से सख्त बयानबाजी जो है वो उसका सिलसिला रुकेगा नहीं। सो मेरा ख्याल में हुकूमत के लिए जो मुश्किल इस वक्त सिचुएशन है, उसका जो हल भी उन्होंने निकाला है वो उससे भी ज़्यादा मेरे ख्याल में मुश्किल है, उससे ज़्यादा हुकूमत को डेंट पड़ेगा और हुकूमत के ऊपर ही जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी
अवाम की जानिब से भी, इमरान खान साहब के वोटर सपोर्टर की जानिब से भी, कि देखिए पहले ही आप उनके लिए इतनी मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, अब आपने ये कदम उठा के जो है वो मजीद पीटीआई की जो है वो फेवर में ये कदम उठाया मेरी नज़र में। और मंसूर साहब मुझे ये भी बताइएगा कि आपके ख्याल में ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है तहरीक इंसाफ की तरफ से, जो एक अग्रेसिव स्ट्रैटेजी है जिसने ज़ाहिर पिछले कोई 2-2.25 साल में काम नहीं किया जब से इमरान खान साहब कैद हैं, आपको लगता है उसका नतीजा निकल सकता है कंटिन्यूस प्रेशर, कंटिन्यूस तनकीद और इस तरीके से जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है ट्वीट्स में या फिर मुलाकात के बाद प्रेस ब्रीफिंग में? देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इमरान खान साहब की जो एक पॉलिटिकल डीएनए है ना, उसके अंदर है ही एग्रेशन। आप पिछले 10 साल की उनकी पॉलिटिक्स उठा के देख लें, वो यही समझते हैं कि एग्रेशन ही मुझे हमेशा रिजल्ट देता है। बैकफुट पे मैं जा नहीं सकता। अगर मैं बैकफुट के ऊपर गया या मैंने कोई ऐसी अलाइंसेस की या मैंने किसी भी साइड के लिए थोड़ा सा भी सॉफ्ट कॉर्नर अगर मैं दिखाने की कोशिश की, मेरा अपना वोटर सपोर्टर मुझे नहीं छोड़ेगा। ये बात उनके हमेशा ज़हन में रहती है। वो सोशल मीडिया को हमेशा मॉनिटर करते आए हैं। अब उनकी फैमिली यही काम करती है कि सोशल मीडिया को मॉनिटर करके वो सारी रिपोर्ट्स इमरान खान साहब तक पहुंचाती रही हैं। सो मेरा ख्याल में वो यही समझते हैं कि एग्रेशन इज द बेस्ट पॉलिसी। मैं जितना एग्रेसिव हूंगा, मेरी वोटर बेस उतनी इंटैक्ट रहेगी, लोग मेरे साथ रहेंगे और मुझे नहीं फर्क पड़ता। मेरे ख्याल में उनके ज़हन में ये बात है कि मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मेरे साथ अब कौन खड़ा होता है या कौन नहीं खड़ा होता। अगर मैंने किसी को सपोर्ट दे दी, मैंने किसी के ऊपर हाथ रख दिया, अगर मैंने कहा कि सोहेल अफरीदी आज से आपका वजीर आला है, तो पूरी की पूरी मेरी पार्टी जो है लाइन में खड़ी होकर सोहेल अफरीदी को सपोर्ट करेगी। सो अगर इस माइंडसेट के साथ वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो मेरा ख्याल में उसमें लचक की गुंजाइश तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आती। ये बड़ी आम बात की है मंसूर अली खान साहब ने। मुनीफर साहब आप बताइएगा, क्योंकि ज़ाहिर माजी में हमने देखा है कि जो लीडर्स हैं वो मुश्किल टाइम गुजार कर एक टाइम का इंतज़ार करना और फिर उस टाइम पर जाकर हिट करना और उस वक्त तक खामोश रहना, ये पॉलिसी हमने देखी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के टाइम पर देखी, हमने नवाज शरीफ साहब के टाइम पर देखी। इमरान खान साहब की एक जो कंसिस्टेंट एक अग्रेसिव पॉलिसी है, अपोजिशन में 2018 तक उन्हें फ़ायदा हुआ, उस वक्त ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी थी। अब जब वो एक दफ़ा फिर अपोजिशन में गए हैं, आपको लगता है ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा नुक्ता आएगा जहां पर इदारे वीक पड़ेंगे और इमरान खान साहब को रूम मिलेगा, तो उनकी जो एक कंसिस्टेंसी है वो दुरुस्त है, इसी तरीके से चला जाए? साहब वैसे तो मेरे ख्याल में मंसूर अली खान साहब ने बड़ी एप्ट डिस्क्रिप्शन दी है कि जिस तरह इमरान खान साहब की सियासत काम करती है और जो उनका तरीका कार है। पर देखिए, जो पावर है वो पीक करती है, फिर ऑब्वियसली जो चीज पीक करती है वो नीचे भी आती है। और लोगों के ज़हन में यही था जब पाकिस्तान की जो करंट डिस्पेंसेशन है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की, वो मौजूद थी कि जी ठीक है, ये भी पीक कर रही है पावर, फिर नीचे आएगी पावर, तो फिर हम अपनी जगह विल कीप हिटिंग और फिर हम अपना रास्ता कोई ना कोई बना लेंगे। लेकिन जो करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स है उनमें तो देखें कि हालात यकसर तब्दील हो गए हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, पिछले साल भी, कि बहुत सारी चीजें टाइम से पहले कर ली जाएंगी। इस दफा के हवाले से भी मैंने अर्ज किया था कि बहुत सारी चीजें वक्त से पहले कर ली जाएंगी। सो अब जो हमारे सामने सूरत हाल है आज की तारीख से अगले 5 साल तक, गैब का इल्म अल्लाह ताला के पास है, लेकिन दुनियावी चीजों को देखते हुए तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अगले 5 साल के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, कंकरेंटली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। ही इज फील्ड मार्शल फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। और उनका जो उसके बाद का रोल है वो गॉड नोज वो क्या है, वो भी नेचुरली उस वक्त की गवर्नमेंट डिटरमिन करेगी। बट अगले 5 साल तक तो आपको स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी नजर आ रही है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, पाकिस्तान की फौज के अंदर, ओवरऑल निजाम हुकूमत के अंदर। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कहाँ खड़ी है? उनका रोल मार्जिनलाइज हो रहा है विद एवरी पासिंग डे, विच इज ऑब्वियसली कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको सेलिब्रेट किया जाए। बट सियासतदान सियासी हल निकालते हैं, वो अकेले नहीं होते हैं, उनके साथ बहुत से लोग होते हैं। अब आज जहां इमरान खान साहब या उनकी जमात खड़ी है, मुझे जो डर है आफ्टर गेटिंग अ सेंस ऑफ फ्यू थिंग्स, मुझे लग रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है वो आज नहीं तो शायद कुछ अरसे बाद शायद वो भी मुश्किल में पड़ जाए। और मैं चाहूंगा कि वो अपने 5 साल मुकम्मल करें, लेकिन जो फिलहाल हालात नजर आ रहे हैं वो कुछ अच्छी नवीद नहीं सुनाई दे रही, हमें कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही। और जो हालात हैं वो ज्यादा डिटीरियरेट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है वो ऐसी है कि जैसे आप एक दीवार, और वो आम दीवार भी ना हो, वो एक कंक्रीट की दीवार हो, आप उससे सर टकराते रहें, सिवाय अपने आप को लहूलुहान करने के आपको कुछ हासिल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। तज़िया आपने सुना। इस सारे हाल में जो आज एनएफसी के हवाले से इजलास हुआ उसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने शिरकत की। शिरकत के बाद उन्होंने एक मस्बत बयान भी दिया, मीटिंग को भी मस्बत कहा, मगर उसके बावजूद उन्हें मुलाकात नहीं करने दी गई। क्या हुआ आज एनएफसी इजलास में, क्या मामला तय पाए हैं, किस तरह आगे बढ़ा जाएगा, उसकी तफसीलात भी हम आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। आज इस्लामाबाद में 11वें नेशनल फाइनेंस कमीशन यानी एनएफसी अवार्ड का गैर मामूली इजलास हुआ। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में होने वाले इस इफ्तिताही इजलास में सिंध,
और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला ने सूबाई वज़राए ख़जाना की हैसियत से शिरकत की, जबकि पंजाब और बलूचिस्तान की नुमाइंदगी उनके वज़राए ख़जाना ने की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए ख़जाना मुज़म्मिल असलम भी उनके साथ इजलास में मौजूद थे। चेयरमैन FBR राशिद महमूद अगरियाल और चारों सूबों के प्राइवेट मेंबर्स भी इजलास में शरीक हुए। इजलास में फैसला किया गया है कि वफाक और सूबों के माली मामलात पर तकनीकी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए 6 से 7 वर्किंग ग्रुप्स कायम किए जाएंगे और ये ग्रुप अगले हफ्ते तक तश्कील दे दिए जाएंगे, जिसके बाद NFC का आइंदा इजलास 8 से 15 जनवरी तक मुतवक्के है। इजलास के हवाले से वफाकी वज़ारत ख़जाना की जानिब से जारी बयान के मुताबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इजलास के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि आज का ये इजलास हमारे लिए आइनी जिम्मेदारी और बाहिमी ताउन का अहम मौका है और ये फोरम आइन के आर्टिकल 150 के तहत कायम किया गया था। 10वें NFC अवार्ड की मुद्दत 21 जुलाई 2025 को पूरी हो चुकी है और इस पस मंज़र में इस इजलास की अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है। NFC के हवाले से क़यासराइयों और ख़दशात का बेहतरीन हल मुखलिसाना और शफ़ाफ मुकालमा है। हमारी पहली तरजीह एक दूसरे की बात सुनना है, इसलिए वफाक की हुकूमत यहाँ सूबों के मौक़िफ़ को सुनने के लिए मौजूद है। सूबों की जानिब से नेशनल फिस्कल पैक्ट पर दस्तखत इंतहाई काबिल कदर है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इजलास के शुरा से खिताब में ये भी कहा कि सूबों की जानिब से लाजमी सरप्लसेस के हुसूल और IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद को यकीनी बनाने पर ताउन काबिल तहसीन है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा कि आने वाले हफ्तों और महीनों में ये बामकसद और तामीरी मुबाहिसे जारी रहेंगे और उम्मीद है कि तमाम अराकीन बामानी और जामे मुकालमे के लिए भरपूर अज़म के साथ आगे बढ़ेंगे। 11वें NFC अवार्ड के मामलात को कामयाबी से पाया तकमील तक पहुँचाना हमारी मंजिल है। जबकि इजलास के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने अपने सूबे का मुकदमा इजलास में वफाक के सामने रखा और कहा कि 2018 से कबायली इलाके खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हैं, मगर NFC में उनका हिस्सा सूबे को नहीं दिया जा रहा है, जो कि गैर आइनी है। तमाम शुरा ने हमारे मौक़िफ़ से इत्तफाक किया। NFC की जो आज की मीटिंग थी उसमें खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का मुकदमा सामने रखा। 25वीं आईनी तरमीम के बाद कबायली अजला को खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिवली। तो 2018 से अब तक कबायली अजला खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, लेकिन इंतज़ामी तौर पर उनको मर्ज तो किया गया। जो NFC में आर्टिकल 160 के नीचे NFC का शेयर पूरे सूबे में तकसीम होना था, तो वो 3.5 सूबों में तकसीम हो रहा था और कबायली अजला को अपना शेयर नहीं दिया जा रहा था। तो हमने वहाँ पर ये बात उठाई कि ये गैर आईनी है। अपना मुद्दा सामने रखने के बाद तमाम शुरका असूली तौर पर इस बात से मुतफिक हो गए और इंशाल्लाह अगला NFC का मीटिंग मिड ऑफ जनवरी तय पाया है। मिड ऑफ जनवरी में हम जो है इस बात को मजीद आगे लेके जाएंगे। साथ ही इजलास में शरीक वज़ीर आला KP के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा कि बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई। वज़ीर ख़जाना ने सबको बात करने का मौका दिया। सबने एग्री किया है कि किस तरीके से इसको लेके चलना है, बैलेंसिंग एक्ट कैसे करना है, डेवलपमेंट में कैसे पैसे खर्च करने हैं। तो एक बहुत अच्छे माहौल में मीटिंग हुई। वज़ीर ख़जाना को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सबको माइक दिया, सबकी बड़ी पेशेंटली बातें सुनी। लगा कि वो एक सीरियस है इस चीज़ को आगे लेके जाने की। किसी पे कोई दबाव नहीं डाला गया, किसी पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुआ। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी कहा कि इजलास अच्छे माहौल में हुआ और फैसला हुआ कि वर्किंग ग्रुप्स बनाए जाएंगे। आज नेशनल फाइनेंस कमीशन की पहली मीटिंग हुई है और शाइन बात है आज मीटिंग बड़े अच्छे माहौल में। और आज की मीटिंग में मेनली सूबों ने और फेडरेशन ने अपनी फिस्कल पोजीशन बताई है। ये फैसला हुआ है कि कुछ ग्रुप्स बनेंगे जो कि इसको आगे ले जाएंगे। हमने उन ग्रुप्स के लिए डिस्कशन होगी जो अगले हफ्ते इंशाल्लाह बन जाएंगे। NFC के साहम इजलास से पहले वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की तजावीज़ भी सामने आई हैं, जो उन्होंने वज़ीर आज़म को पेश की हैं। द न्यूज़ में मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक वज़ारत मनसूबाबंदी ने वज़ीर आज़म को एक वर्किंग पेपर पेश किया है जिसका टाइटल है रीविजिटिंग दी NFC अवार्ड। और इस वर्किंग पेपर में वज़ीर आज़म के सामने 2 सिनेरियोज रखे गए हैं, जिसके तहत वफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम की जाएगी। पहली तजवीज़ यह है कि वफाक और सूबों में वसाइल की तकसीम से पहले ही कौमी तरजीहात के लिए 2.5% रकम की कटौती कर ली जाए और बाकी रकम पुराने फार्मूले के तहत वफाक और सूबों में तकसीम कर दी जाए, यानी 57.5% सूबों का हिस्सा और 42.5% वफाक का हिस्सा। जबकि इस तजवीज़ के तहत जिन कौमी तरजीहात के लिए 2.5% रकम की कटौती की जाएगी उनमें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, वाटर सिक्योरिटी, सिविल और आर्म्ड फोर्सेस और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए अखराजात शामिल हैं। जबकि वज़ारत प्लानिंग की जानिब से वज़ीर आज़म को जो दूसरी तजवीज़ दी गई है उसके मुताबिक वफाक और सूबों में वसाइल की तकसीम से पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हायर एजुकेशन कमीशन के लिए रकम की कटौती की जाएगी और फिर बाकी रकम 57.5% सूबों और 42.5% वफाक में तकसीम कर दी जाएगी। मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक मुल्क को रेवेन्यू से ज़्यादा अखराजात की वजह से मुसलसल एक बुलंद खसारे का सामना है, जो पिछली एक दहाई में 5% से 8.4% के दरमियान रहा है।
और ये एक बुनियादी स्ट्रक्चरल मसला है जिससे कर्ज़ों में मुसलसल इजाफा होता है और फिस्कल सस्टेनेबिलिटी ख़तरे में पड़ जाती है और इसी वजह से फेडरल रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा कर्ज़ों की अदायगी में चला जाता है और हुकूमत के पास अहम अखराजात के लिए फिस्कल स्पेस ही बाकी नहीं बचती, जिसकी वजह से बार बार एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं ताकि अखराजात और आमदनी के दरमियान फ़र्क को कम किया जा सके। मेहताब हैदर की खबर में मज़ीद लिखा है कि सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम में इस वक्त आबादी का वजन 82% है। वर्किंग पेपर में 3 मुतबादिल ऑप्शंस पेश किए गए हैं जिनमें आबादी का वजन कम करके रेवेन्यू जनरेशन, गुर्बत, जरखेज़ी और फॉरेस्ट कवर जैसे अवामिल को बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। वर्किंग ग्रुप्स अगले हफ्ते तक तश्कील दे दिए जाएंगे, जिसके बाद NFC का आइंदा इजलास 8 से 15 जनवरी तक मुतवक्किल है। अब देखते हैं कि वर्किंग ग्रुप्स के जरिए वफाक और सूबे किस नतीजे पर पहुँचते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।